नमस्कार दोस्तों, आज 9 अगस्त है। वो ऐतिहासिक तारीख जिस दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी से पहले 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। उस ऐतिहासिक तारीख को हर साल लोग याद करते हैं। वजह कि एक बड़े आंदोलन का आगाज हुआ था और उसके कुछ सालों बाद 1947 में भारत आजाद हुआ था। उस ऐतिहासिक तारीख को बीजेपी ने कैसे याद किया है, और वो भी उस मौके पर जब केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, उनके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है, एक दिन की चर्चा हो चुकी है और आज अखबारों में ये विज्ञापन है। कोई भी अखबार उठाइए, हिंदी, अंग्रेजी, हर अखबार में क्विट इंडिया को लेकर एक विज्ञापन है और इसके साथ इस विज्ञापन के पीछे क्या कहने का मकसद है यह विस्तार से आपको बताने वाला हूं। हर अखबार में क्विट इंडिया, इंडिया छोड़ो, क्विट इंडिया, इंडिया छोड़ो। लेकिन यह क्या इंडिया छोड़ने की बात करें, हर अखबार का विज्ञापन है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सामने क्या कहा है। और यह प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से बीजेपी ने अभी ट्वीट किया है। विस्तार से ये 3 जो मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो उठाए गए हैं, बीजेपी की तरफ से, उस पर बात करेंगे। आज देश हर बुराई को कह रहा है क्विट इंडिया, यही विज्ञापन है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या जोड़ा इन्होंने? करप्शन क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, नेपोटिज्म क्विट इंडिया, परिवारवाद इंडिया छोड़ो और तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। ये वो एजेंडा है जो एजेंडा बीजेपी अपने हिसाब से बढ़ाना चाहती है, आपके दिमाग में बैठाना चाहती है। लेकिन बीजेपी के इस तीनों एजेंडे को, जिसके लिए आज की तारीख चुनी है, क्योंकि मैंने कहा संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है, जवाब बीजेपी को और प्रधानमंत्री को मणिपुर पर देना है। वो सवाल, जिस सवाल से प्रधानमंत्री मोदी मुंह चुरा रहे हैं, जिन सवालों से प्रधानमंत्री मोदी भाग रहे हैं, जिन सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साध रखी है, जिन सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी से विपक्ष, जिसका नाम आज इंडिया है, गौर करिएगा। इसलिए यहां इंडिया आया है क्योंकि इंडिया से अब ऐतराज प्रधानमंत्री मोदी को है, इसलिए इंडिया नाम के मोर्चे का नाम पहले तो उन्होंने घमंडिया रख दिया और उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, ये सब वो कर चुके हैं। अब एक नया हथियार, एक नया तरीका, ये भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, परिवारवाद इंडिया छोड़ो। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनके ये बयान, देश कह रहा है क्विट इंडिया। पहले तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था 1942 में, महात्मा गांधी जिसके मुख्य किरदार थे, उस क्विट इंडिया मूवमेंट से, महात्मा गांधी की राजनीति से, महात्मा गांधी के विचार से, महात्मा गांधी की सोच से, महात्मा गांधी की दृष्टि से, महात्मा गांधी के अहिंसक नीतियों से बीजेपी तो तब थी नहीं। बीजेपी की पैदाइश हुई 1980 में। उसके पहले 50 के दशक के शुरुआती साल में जनसंघ बना। उसके पहले 1925 में संघ, आरएसएस, जो इन लोगों का मातृ संगठन है। तो इनके पुरखे 1942 में क्या कर रहे थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, और क्विट इंडिया मूवमेंट में देश के किन नेताओं की भूमिका थी, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे पटेल हो, दर्जनों नेता, वो सब किस पार्टी में थे? और इनके जो पुरखे थे संघ के, जो शाखा में लाठी डंडे लेकर सुबह सुबह कसरत करते थे, वो क्या कर रहे थे क्विट इंडिया में? गूगल सर्च करिएगा, कुछ अगर मिलेगा तो मुझे भी जानकारी, ज्ञानवर्धन करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और महात्मा गांधी के उन तमाम विचारों से जिनका जिक्र किया, बीजेपी का क्या रिश्ता है, बीजेपी के सांसदों का क्या रिश्ता है, बीजेपी की नीतियों से महात्मा गांधी की नीति का क्या रिश्ता है? आज अगर महात्मा गांधी होते तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी पार्टी उन्हें भी तुष्टीकरण के लिए महात्मा गांधी इंडिया छोड़ो के नारे लगाते। और आज भी बीजेपी और संघ के लोग महात्मा गांधी को तुष्टीकरण के लिए जिम्मेदार मानते हैं, उनकी उन नीतियों के लिए महात्मा गांधी को टारगेट करते हैं। लेकिन आगे बहुत सारी बातें। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के टुकड़े को, छोटा सा हिस्सा आप सुनिए और उसके बाद इसका जरा पोस्टमार्टम करते हैं। क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। बिल्कुल, जैसे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। लेकिन उसके साथ यह भी तो कहा जा सकता है, करप्शन विपक्ष छोड़ो, इंडिया मोर्चे को छोड़ो, हमारे पास आओ। इस पर बहुत बार हम बात कर चुके हैं। वो तमाम चेहरे जो बीते 8-9 सालों में
जिनके पीछे एजेंसियां लगी रही, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, वो तमाम चेहरे और बहुत सारे चेहरे अभी हाल में कहां आए हैं? वो भ्रष्टाचारी भारत छोड़ो की बात करने वाले लोगों के साथ आए हैं। तो कहीं ये तो नहीं, जो मैं पहले भी बार बार बोलता हूं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अगर जमकर तुमने खा लिया है तो पचाने के लिए हमारे पास आ सकते हो, या तुम खाना चाहते हो तो आ सकते हो, पहले खाया हुआ तो आ सकते हो। हर खाने वाले का मैं स्वागत करता हूं, उसके पीछे ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स पहले लगाता हूं। ये कौन कह रहा है? अमित शाह का ये बयान। सबसे पहले अजीत दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं, वाह वाह वाह, और मैं इनके साथ पहली बार मंच पर कार्यक्रम कर कितने रहा खुश हूं। हैं। तो मैं दादा को एक बात कहना चाहता हूं, दादा बहुत समय के बाद आप सही जगह पे बैठे हो। ये देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बाद नंबर 2 कि दादा आज सही जगह पर बैठे हो। दादा कौन? अजीत पवार। अजीत पवार कौन? जिसे प्रधानमंत्री मोदी नेचुरली करप्ट पार्टी कहा करते थे, और अजीत दादा पवार को अपने पक्ष में पाले में लाने के 5 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 70,000 करोड़ के घोटालेबाज है। और जिस सिंचाई घोटाले का जिक्र किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, उसी घोटाले में अजीत दादा पवार का न सिर्फ नाम है बल्कि कई एजेंसियां उनका पीछा कर रही थी। लेकिन उन एजेंसियों ने अब उनका साथ पीछा करना छोड़ दिया, और अमित शाह गदगद हो रहे हैं कि अजीत दादा पवार पहली बार सही जगह पर आए हो। अरे भाई, अगर सही जगह पर आए अभी कह रहे हो तो उसी अजीत पवार के पीछे आप 8 साल से पड़े थे। उस अजीत पवार के खिलाफ भाषण दिया, गूगल सर्च करिए प्रधानमंत्री मोदी के बयान अजीत पवार और शरद पवार के बारे में। तो ये अब उसके बाद बात आती है जब परिवारवाद की भी बात करते हैं, और ये बुनियादी सवाल, इस पर चलो बाद में आते हैं। अब जो प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरा कहा, तीसरे पे आते हैं। पहले तुष्टीकरण, परिवारवाद, ये तीसरा हिस्सा है। और ये स्क्रीनशॉट वो है जो बीजेपी के, उस पर स्क्रीनशॉट है जो बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला। वही भ्रष्टाचारियों के लिए क्विट इंडिया। भ्रष्टाचारी अगर वो शुभेंदु अधिकारी हैं, अगर वो मुकुल रॉय हैं, अगर अजीत दादा पवार हैं, अगर वो एकनाथ शिंदे पर आरोप है, अगर प्रताप सरनायक पर आरोप है, अगर ऐसे और दर्जनों लोग हैं जिन पर आरोप है कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी जैसी एजेंसियां जिनका पीछा कर रही है, जो सलाखों के पीछे जा सकते हैं, बस एक बार इधर आ तो जाओ। तो इंडिया छोड़ो से ऐसे लगता है भ्रष्टाचारियों जिन पर आरोप है वो इंडिया छोड़ दो, मोर्चा छोड़ो, हमारे पास आओ। कोई मतलब है इसका? आज अविश्वास प्रस्ताव पर आपको उन सवालों का जवाब देना है जिन सवालों से भाग रहे हैं, और आपका चेहरा, आपकी चाल, आपका चेहरा, आपका चरित्र 8-9 सालों ने देश ने देख लिया है। अब यहां लिख रहे हैं, ये भी आज का ही है, वोट बैंक की राजनीति करने वालों भारत छोड़ो। वोट बैंक की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा कौन कर रहा है आज की तारीख में? बीजेपी से ज्यादा कौन कर रहा है वोट बैंक की राजनीति? वोट बैंक की ऐसी राजनीति की 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, संसद से गायब रहते हैं, संसद के सवालों से भागते हैं, लेकिन राजस्थान के सीकर में रैलियां कर रहे हैं, किसी और जिले में जा रहे हैं, कहीं रेलवे का उद्घाटन कर रहे हैं, रेलवे की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। जो उद्घाटन अश्विनी वैष्णव को करना चाहिए वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कभी प्रगति मैदान में, हर जगह दिख रहे हैं। लेकिन दिन रात जो आदमी वोट के लिए काम करता हो, जिसका एक विधायक या एक बीजेपी का कोई नेता अगर बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे तो प्रधानमंत्री मोदी खुद फोन करने लगे, चाहे वो ईश्वरप्पा हो जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन गंभीर आरोप हो कर्नाटक में, जिनके खिलाफ चिट्ठी लिखकर करप्शन का आरोप लगाकर किसी ने खुदकुशी तक कर ली हो, उसे भी प्रधानमंत्री मोदी फोन करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं वोट बैंक की राजनीति की, तो वोट बैंक की राजनीति के नाम पर उन्होंने वही चेहरे लगाए जो चेहरे, अब जैसे वोट बैंक की राजनीति अगर मान लो शरद पवार करते हैं, और शरद पवार का जो भतीजा है अजीत पवार, वो कहाँ गए? वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कि नहीं? तो एक तरफ आप भतीजे को शामिल कर लोगे, इनके परिवार से कोई और आएगा वो शामिल हो जाएंगे, लेकिन यहां आप कहोगे कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की। दूसरी, ये इन्होंने क्या किया, पहले इस पर आते हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया, तुष्टीकरण के नाम पर ये देखिए तस्वीरें लगा दी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी की, और सबके माथे पर टोपी पहना दिया, मतलब मुस्लिम टोपी। ये इनके भीतर जो हेट्रेड है, इनके भीतर जो नफरत है एक धर्म विशेष से, उस नफरत का इजहार है कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी कैसे एक धर्म विशेष से नफरत करती है। यह तुष्टीकरण है, इसका प्रतीक आपने टोपी पहना दिया। और वो कौन सा तुष्टीकरण है जिसमें नूह में जो दंगे हुए, जिस दंगे में दोनों पक्ष के लोग
दंगे में शामिल थे, उसके सबूत हैं, बहुत बार हम लोग बात कर चुके। वो कौन तुष्टिकरण है जिस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट कह देता है कि नूह और गुरुग्राम में जिस ढंग से बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं लॉ एंड ऑर्डर की आड़ लेकर, वो कहीं इथनिक क्लिंजिंग तो नहीं है, कहीं जातीय संहार तो नहीं है? आपने बिना नोटिस दिए, बिना पहले जो तय प्रक्रिया है उसका पालन किए बगैर आपने बिल्डिंगें गिराई, उसका हिसाब दीजिए। हाजिर होइए हमारी अदालत में। 11 अगस्त की तारीख दी है पंजाब हाईकोर्ट ने, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने। वो कौन सा तुष्टिकरण है? वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें एक धर्म विशेष के लोग आपके निशाने पर हमेशा होते हैं, उनका आप सामूहिक बहिष्कार करने तक की बात करते हैं, उनके नरसंहार तक की बात धर्म संसदों से होता है? वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें सूबे में किसी सूबे का, यूपी का चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली हो और वो कहे कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा? वो कौन सा तुष्टिकरण होता है जिसमें बीजेपी के विधायक किसी मन से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हैं संविधान के खिलाफ जाकर? वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें बहुसंख्यक आबादी के भीतर आप दिन रात इतनी नफरत बढ़ते हैं कि वो देश की एक बड़ी आबादी के खिलाफ हो जाए? वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें आप हिंदुत्व के नाम पर कट्टरता का वो हेवी डोज आप इंजेक्ट करते हैं मीडिया का सहारा लेकर और अपनी राजनीति और अपने नैरेटिव का सहारा लेकर कि देश में हिंदू और मुसलमान के बीच विभाजन की ऐसी ऊंची दीवार खड़ी हो जाए जिसे तोड़ने में दशकों लगे? वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें मुख्यमंत्री किसी सूबे का कहता है कि हम गर्मी उतार देंगे? वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कपड़ों से लोग पहचाने जा रहे हैं? वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें केंद्रीय मंत्री जो अभी हैं, जिनकी तरक्की मिल गई ऐसे नारों से, जो सार्वजनिक मंच से कहते हैं गोली मारो सालों को, वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली की एक सभा में कहते हैं इतनी जोर से ईवीएम बटन दबाना कि शाहीन बाग को करंट लगे? वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें दिल्ली का एक सांसद दिल्ली के किसी सभा में कहता है मुसलमानों के सामान खरीदना बंद करो, उन्हें सबक सिखाओ? वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें नूह में सैकड़ों लोगों की एक महापंचायत होती है 144 धारा के खिलाफ और उसके बाद इमाम की हत्या में शामिल लोगों को छुड़ाने के लिए पुलिस को अल्टीमेटम देते हैं? वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें ऐसे लोगों की जमात जुटकर कहती है कि आप यहां से मुसलमानों को भगाओ, यहां से उनको मकान मत दो, उनकी दुकानें हटाओ? और वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें सत्ता और सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण देती है? वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें आप ऐसे मामलों पर चुप रहते हैं? वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें एक बड़े समुदाय के भीतर आप डर पैदा करते हैं? और वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें 80 करोड़ की आबादी जिस हिंदू समुदाय का है, उस आबादी के भीतर आप 16-14% या 18% के लोगों के प्रति नफरत और डर पैदा करते हैं? वो कौन सा तुष्टिकरण है जिसमें देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश के सारे मंत्रिमंडल में सब हिंदू, करीब करीब सब, एक भी अभी मुस्लिम नहीं है, पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे? वो कौन सा तुष्टिकरण है? प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष, चुनाव आयोग, सब जगह, न्यायपालिका, कहीं भी, सब जगह हिंदू हिंदू हिंदू। आप ही की समाज, आप ही की बिरादरी के लोग हैं। पहले से आपने एक आबादी को, एक अल्पसंख्यक आबादी को हाशिए पर ठेल रखा है। सबका साथ, सबका विश्वास का नारा देते हैं, लेकिन उसके बाद वो कौन सा तुष्टिकरण है जो आपको ऐसी तस्वीरें, विपक्ष के नेताओं की ऐसी तस्वीरें, टोपी पहनी हुई तस्वीरें छापकर, और आज के दिन, अविश्वास प्रस्ताव के दिन, आप ये कहने को मजबूर होते हैं? ये कौन सा तुष्टिकरण? और अगर आज नीतीश कुमार की ऐसी आपने तस्वीरें छापी है, जो स्क्रीन पर नीचे दिख रही, थोड़ा और बड़ा करता हूं, अगर ऐसी तस्वीर नीतीश कुमार की आपने छापी है और क्विट इंडिया और तुष्टिकरण का आरोप अगर आपका नीतीश कुमार पर है, तो नीतीश कुमार के साथ साझा सरकारें किसने चलाई? नीतीश कुमार को तोड़कर फिर क्यों ले आए? नीतीश कुमार के साथ बिहार में इतने साल तक 2005 से कैसे रहे? वो कौन सा तुष्टिकरण था? तब नीतीश कुमार सही थे। अब नीतीश कुमार ने अगर आपका साथ छोड़ दिया तो नीतीश कुमार तुष्टिकरण कर रहे हैं। तो ये सवाल कौन पूछेगा? हैरानी इस बात की है कि इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से चूंकि कोई सवाल नहीं पूछता है, इसलिए हर रोज एक नया एजेंडा नए तरह से भ्रष्टाचार कर डुबाई देश के लुटिया। वो कौन सा भ्रष्टाचारियों से मुक्ति के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे हैं जिसमें आरोप देश के उद्योगपतियों पर है, यह है कि सरकार उन्हें फायदा पहुंचा रही है? कौन बात करेगा इस पर? उसके बाद क्विट इंडिया, वोट बैंक की राजनीति, इस पर बात करें प्रधानमंत्री मोदी की वोट बैंक की राजनीति पर। जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 9 साल में वोट बैंक के अलावा, वोट बैंक को सहेजने के अलावा, वोट बैंक के आधार पर विसातें बिछाने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ किया ही नहीं है। उनके लिए चुनाव जीतना, साम दाम दंड भेद, हर तरह के हथकंडे अख्तियार करना, कुछ भी हो जाए,
और कह रहे हैं वोट बैंक की राजनीति करने वाले भारत छोड़ो। ये वही सोच है, वही दृष्टि है जिसमें आप 2014 में जीत कर आते हैं और आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, आपको ऐसा भारत चाहिए, आपको ऐसी संसद चाहिए, आपको ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें सिर्फ आप हो और आपके समर्थक हो और आपके लिए झाल बजाने वाले लोग हो। आप ऐसा भारत, ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें विपक्ष नहीं हो, विपक्ष की आवाज कुंद कर दी जाए। तभी राहुल गांधी को 137 दिनों के लिए संसद से दूर रखा गया। आप ऐसा भारत चाहते हैं जिसकी संसद की नई इमारत की तो तामीर हो जाए 1000 करोड़ के खर्चे से, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा तो हो जाए, लेकिन उस संसद में विपक्ष की आवाज दबी रहे। आप ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें असहमति की आवाजों को कैसे दबाया जाए कि हर आवाज सिर्फ आपके लिए मुनादी करती मिले या मुनादी ब्रिगेड में तब्दील हो जाए। आप कह रहे हैं वोट बैंक की राजनीति करने वाले भारत छोड़ो। अब आते हैं परिवारवाद पर, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यहां कहा परिवारवाद क्विट इंडिया। सुन लेते हैं। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट, क्विट इंडिया यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी, क्विट इंडिया यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। आज पूरा देश अब जरा डायनेस्टी पर बात कर लेते हैं। डायनेस्टी क्विट इंडिया, ये बीजेपी में जो नेता है, वंशवाद अगर बीजेपी कहती है तो वंशवाद के प्रतीक, जरा इनकी तस्वीरें देख लीजिए। पहले भी मैंने इस पर बात की है और विस्तार से अगर देखेंगे तो बहुत ऐसे चेहरे मिलेंगे 3-3 पीढ़ियों से। और जब प्रधानमंत्री मोदी या कल भी विपक्ष का पर हमला करते हुए जब परिवारवाद की बात कर रहे थे निशिकांत दुबे, हालांकि निशिकांत दुबे ने बहुत कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन जो शैली थी, बीजेपी के बैंकरप्सी देखिए कि बीजेपी को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर शुरुआत करने के लिए, जवाब देने के लिए जो पहला मिला किरदार, पहले सांसद, वो निशिकांत दुबे। यही हो बीजेपी, अटल, आडवाणी, वाजपेयी, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह, वैसे नेताओं की वाजपेयी में, ऐसे नेताओं की बीजेपी में शुरुआत निशिकांत दुबे ने की। और वो सड़क छाप जो हम करें तो तुम करो तो लीला वाला, वो भी वो संसद में सुना गया। तो ये तो बीजेपी का हश्र है कि बड़ा नेता जिसको कोई जवाब देने के लिए खड़ा होना चाहिए संसद में, वो कल की तारीख में निशिकांत दुबे थे। लेकिन आते हैं परिवारवाद। जब परिवारवाद पर बात कर रहे थे, ठीक बगल में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या परिवारवाद की पैदाइश नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया संघ में रही, बीजेपी की रही, सांसद रही, फाउंडर रही बल्कि बीजेपी की। उनके बेटे माधवराव सिंधिया कांग्रेस के नेता, मंत्री, सांसद सब रहे। और उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पिता की विमान दुर्घटना में मौत के बाद अचानक चुनाव लड़े गुना से, अगर मुझे ठीक से याद है 2001 में शायद उनकी मौत हुई थी हादसे में, हवाई हादसे में, यूपी जा रहे थे मैनपुरी या कहीं। और उसके बाद वो तुरंत सांसद बने बहुत कम उम्र में, और उसके बाद लगातार जीतते रहे। और उसके बाद कम उम्र में 4 साल 5 साल की सांसदी में मनमोहन सरकार में मंत्री बने, मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी बने। जब तक मनमोहन सिंह की सरकार रही तब तक वहां मलाई मारते रहे, अगर सांसद बनना ये होता है, मंत्री बनना होता है तो। और उसके बाद अब है बीजेपी में, तो वो वंशवाद नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया, विजय राजे सिंधिया की बेटी अगर वसुंधरा राजे सिंधिया है तो ये वंशवाद नहीं है। ये वंशवाद नहीं है अगर वसुंधरा राजे सिंधिया जो चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनके ये बेटे दुष्यंत सिंह हैं। दुष्यंत सिंह 2003 में जब वसुंधरा राजे, जब राजस्थान की मुख्यमंत्री के लिए चयन हुआ, इनका चुनाव जीती, तो 2004 में बहुत कम उम्र में बाहर विदेश में कहीं पढ़ रहे थे, आए और सीधे चुनाव लड़े। 2004 में झालावाड़ से एमपी बन गए और उसके बाद से लगातार चौथी बार एमपी चुने गए। ये परिवारवाद नहीं है। इनकी माताजी बीजेपी में, इनकी माताजी की माताजी बीजेपी में, बल्कि वसुंधरा राजे की एक बहन यशोधरा राजे वो एमपी में है, वो भी बीजेपी में है। ये परिवारवाद नहीं है। अब एक जो बच गए थे वसुंधरा राजे जी के भाई के बेटे माधवराव जी के ज्योतिरादित्य, वो भी एक ही इसी खेमे में आ गए। विजय राजे जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, मैंने जैसा कि कहा यशोधरा राजे और ज्योतिरादित्य,
ये एक ही पार्टी में है, ये परिवारवाद है या नहीं है, या नहीं है, क्योंकि एक पार्टी में आ गए। और ऐसी लंबी लिस्ट है, मैंने पहले भी बताया था, बहुत लंबी। अनुराग ठाकुर, उनके पिता मुख्यमंत्री थे। अगर हिमाचल में मुख्यमंत्री ना होते अनुराग ठाकुर के पिता, तो अनुराग ठाकुर वहां होते कि नहीं, देखने की बात। उसके बाद, हालांकि मैं फिर कहूंगा, किसी का बेटा अगर मेहनत करके या राजनीति में आता है, मैं उसे गलत नहीं मानता हूं। वो अपनी योग्यता हो सकती है। कई बार डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, पत्रकार का बेटा पत्रकार बनता है। लेकिन जब आप दूसरों पर हमले करते हैं सिर्फ परिवारवाद के नाम पर, तो अपने गिरेबान को भी झांक कर देखना चाहिए। ये पहले भी मैंने वीडियो में बताया था। प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, प्रमोद महाजन की हत्या हुई, भाई ने ही हत्या की, उसके बाद वो बीजेपी में। प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे की बेटियां, 2 बेटियां, पंकजा और प्रीतम, एक सांसद हैं, एक महाराष्ट्र की राजनीति में प्रीतम मुंडे सांसद हैं। पिता की मौत, सड़क हादसे में मौत हुई थी। उसके बाद वरुण गांधी और मेनका गांधी, इस पर भी बात कर चुके, उसी परिवारवाद की पैदाइश हैं। जिस परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी निकले, उसी इंदिरा गांधी की बहुएं नहीं बनी, खटपट हुई। दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों की दिशा अलग है, दोनों के विचार अलग हैं, लेकिन उसी परिवार से तो आए। वरुण गांधी भी सांसद हैं और मेनका गांधी भी सांसद है, एक पीलीभीत से, एक सुल्तानपुर से। तो क्या यह परिवारवाद नहीं है? वरुण गांधी अगर मेनका गांधी के बेटे नहीं होते, तो क्या वरुण गांधी को इतनी कम उम्र में लगातार उनको टिकट मिलकर सांसद के तौर पर बीजेपी बनाए रखती? ये अलग बात है कि आज वरुण गांधी बीते कुछ सालों से बीजेपी के लिए बदहजमी की वजह बने। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अभी नाम पर विस्तार से पहले भी मैंने बात की है, इसलिए मैं बहुत विस्तार। यशवंत सिन्हा, उनके बेटे जयंत सिन्हा, ये अलग बात है कि दोनों की दिशा आज अलग है, लेकिन बीजेपी में ही तो है। तो ऐसे राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं। हालांकि मैं मानूंगा कि राजनाथ सिंह ने बहुत संघर्ष किया कई सालों तक। अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। उसके बाद बहुत सारे, हाँ ये देखिए, सीपीएन सिंह और आरपीएन सिंह। सीपीएन सिंह कांग्रेस के लीडर थे, केंद्र में मंत्री भी थे। उनके बेटे आरपीएन सिंह, जो पहले कांग्रेस में रहे, जीते और पडरौना राजघराने के युवराज हैं, आज वो बीजेपी में है। जितेंद्र प्रसाद, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के सलाहकार हुआ करते थे, राजनीतिक सलाहकार, उनके बेटे जितेंद्र प्रसाद, पिता की वजह से विरासत मिली, सांसद बने, कम उम्र में मंत्री बने, राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। पिता की वजह से उनको सांसदी मिली, पिता की वजह से, मतलब वो सीट जो मिली, एक विरासत, और उसके बाद केंद्र में मंत्री बने और आज बीजेपी में है, योगी सरकार में मंत्री। क्या यह परिवारवाद नहीं है? ऐसे लोगों की बड़ी लंबी लिस्ट है। और नारायण राणे, जो कल बहुत चीख चिल्ला रहे थे, उनके बेटे नीलेश राणे एमपी रह चुके, क्या ये परिवारवाद नहीं है? नारायण राणे ने तो कल उटपटांग संसद में एकदम सड़क छाप गुंडों की तरह बात की, वीडियो वायरल है, उस पर नहीं जा रहा हूं। गोपीनाथ मुंडे का जिक्र मैंने किया ही, पंकजा मुंडे, पीयूष गोयल, रमन सिंह के बेटे। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं परिवार से हाँ, जो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय, वो भी बीजेपी में, हो सकता है कल को कोई बड़े नेता और बन जाए, अभी भी हैं, पीयूष गोयल। तो ये क्या है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी पार्टी में रहे तो वो परिवारवाद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ चले गए तो परिवारवाद हो गया। तो ये बीजेपी का अब ये आज का नया नारा है, क्विट इंडिया। और मैंने जैसा कि कहा, फिर रिपीट कर दूं, क्विट इंडिया मूवमेंट से उस आरएसएस का कोई रिश्ता नहीं था जो आरएसएस 1925 में, जिस आरएसएस का गठन हुआ, जिस आरएसएस के गर्भ से जनसंघ पैदा हुआ 51 या 52 शायद, और जिस जनसंघ के गर्भ से, जनसंघ चूंकि जनता पार्टी में मर्ज होकर 77 में सरकार बनी, 80 में बीजेपी बनी। अनुराग ठाकुर ने परसों एक शब्द इस्तेमाल किया, गर्भनाल। तो दरअसल गर्भनाल तो 1925 में स्थापित जनसंघ है, जिसके गर्भनाल से माफ करिए, 1925 में स्थापित संघ है, जिसके गर्भनाल से जनसंघ निकला, जिसके गर्भनाल से बीजेपी निकली। और उसके बाद वो सारे लोग जो आज क्विट इंडिया के नाम पर ये आज देश हर बुराई को कह रहा है क्विट इंडिया। तो बुराई क्या है? सबसे बड़ी बुराई आज की तारीख में देश में क्या है? सबसे बड़ी बुराई देश में है जो सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, जो देश को बांटने की राजनीति हो रही है। दरअसल फूट डालो और राज करो की राजनीति हो रही है। अंग्रेजों का था ना, फूट डालो और राज करो। तो आज डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड एंड रूल हो रहा है इस देश में, क्योंकि आप बांट रहे हैं, आप सिर्फ धार्मिक आधार पर लोगों को टारगेट करके बांट रहे हैं। बुनियादी सवाल क्या है जो कल पूछे गए, जिन सवालों का जवाब अभी हम प्रधानमंत्री मोदी से सुनना चाहते हैं? वो सवाल जो गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए, चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, पीएम मोदी आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए?
पीएम मोदी को मणिपुर में पर बोलने में 80 दिन क्यों लगे? पीएम मोदी ने आज तक मणिपुर के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया? सवाल तो यह है, जवाब हम पीएम मोदी का इस पर सुनना चाहते हैं कि पीएम मोदी क्या बोलेंगे। अब देखते हैं, जो बोलेंगे हम भी सुनेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। जब इस तरह की बातें हो तो दिमाग का इस्तेमाल करिए। नमस्कार।